तो गाइस, वेलकम टू कारखिले IAS एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 290 प्लस मार्क इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं दुर्गेश कारखिले। तो मैंने 291 मार्क्स CEC एग्रीकल्चर ऑप्शनल में लिए हैं। तो जब मेरे 291 मार्क आए थे तो मेरा 35 मार्क का पेपर छूट गया था, क्योंकि मेरा राइटिंग स्पीड स्लो है। तो इसके वजह से 35 मार्क्स का अटेम्प्ट ना होने के बावजूद भी मुझे 291 मिले, नहीं तो 300 के ऊपर जाते हैं। तो और उसके पहले ईयर में 265 मार्क्स थे। ठीक, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल में स्कोर करना इजी है, पॉसिबल है। मतलब ये मतलब ध्यान में रखिए कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो चलिए आज के टॉपिक पे, हाउ टू स्कोर 290 प्लस मार्क्स इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट में नोट्स रेफर मत करिए। मान लीजिए मार्केट में आपको रेडीमेड नोट्स मिलेंगे क्लासेस के, या एग्रीकल्चर ऑप्शनल के हर टॉपिक पे मिलेंगे आपको, पर वो नोट्स आपको रेफर नहीं करने हैं, क्योंकि आप मार्केट से नोट्स रेफर करेंगे तो आपका यूनिकनेस जो होता है वो लॉस्ट करते हैं आप। मान लीजिए आप भगवत गीता पढ़ रहे हो और भगवत गीता का जिस्ट पढ़ रहे हो, तो कौन ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा? जो जिसने भगवत गीता ओरिजिनल पढ़ी है उसके मुंह से आप सुनना चाहेंगे, या किसी ने भगवत गीता का नोट्स निकाला है, जिस्ट निकाला है, उसके मुंह से सुनना चाहेंगे? आप ही बताइए। तो वही सेम है, रेफरेंस बुक से आपका यूनिक थॉट क्रिएट होगा, यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होगा, उस हिसाब से आप इंटरलिंकिंग करेंगे सब्जेक्ट के। तो इसीलिए आप कभी भी ऑथेंटिक सोर्स से रेफर करिए। ऑथेंटिक सोर्स मतलब क्या? स्टैंडर्ड बुक है रेफरेंस बुक्स, उससे रेफर करिए। तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे देखिए, एग्रीकल्चर ऑप्शनल यूट्यूब चैनल पे सोर्सेस डाली है, मतलब उसमें बुक लिस्ट डाली है कि सोर्सेस फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल, जो मैंने रेफर किए सोर्सेस और जो मुझे अच्छे लगे कि जिसमें हॉलिस्टिकली टॉपिक कवर हो रही है और क्वालिटी कंटेंट है, ऐसे सोर्सेस मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। इस वीडियो में सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक, और अब देखिए, जब मार्केट में नोट्स रेफर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। होमोजेनाइजेशन मतलब जीरोइजेशन, मतलब आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। मान लीजिए ये एक है, अब ये सेम है, सेम सोर्सेस है आंसर के, तो इसमें से कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, तो सबको मार्क नॉर्मल मिलेंगे, एक्सेप्शनल किसी को मिलेंगे नहीं मार्क। ठीक, तो इसलिए आपका यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए मार्केट के नोट्स में आपको एक वीड मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट में अगर कोई एग्जांपल दिया है, लैंटेना कैमरा का एग्जांपल दिया है, लैंटेना कैमरा, तो लैंटेना कैमरा सभी के आंसर में वही होगा, लैंटेना कैमरा। ठीक, सब लैंटेना कैमरा लिख के आएंगे, तो उसमें यूनिकनेस कहाँ रह गया? मतलब यूनिकनेस के लिए आपको ये चाहिए, बुक्स रेफर करिए। मैंने सभी फिजियोलॉजी, पांड्यान, सिन्हा और DK दास सॉइल साइंस सभी बुक लिस्ट मैंने दी है उस वीडियो में, वो वीडियो आप रेफर करिए। और बुक से क्या होगा? आपकी इंटरलिंकिंग और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। मान लीजिए आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन है, C3 C4 और फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब तो वो फोटो रेस्पिरेशन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि पल्सेस का प्रोडक्शन कैसे कम है, या ब्रीडिंग में क्वेश्चन आ गया, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन पे रिसर्च होना चाहिए। तो फोटो रेस्पिरेशन आप वो टॉपिक, अगर आपका ये क्लियर है तो आप ये लिख सकते हैं। मतलब ये बुक से आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक, तो बढ़ते आगे। अब देखिए सेकंड, कि शैलो और वेग आंसर नहीं होने चाहिए आपके मैक्सिमम यूज ऑफ कीवर्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज, कीवर्ड क्या होते हैं? अब ये कीवर्ड मैं बताऊंगा आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर में। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा, कैसे कीवर्ड्स यूज करेंगे। और दूसरी चीज, तो आपका जो आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट्स फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कोलैबोरेट करना है।
फैक्ट्स एंड फिगर होनी चाहिए और मोमेंट्स है। अब फैक्ट्स और फिगर्स कैसे यूज करने हैं वो भी मैं आपको विद सब्सिक्वेंट टाइम में बताऊंगा कि फैक्ट्स एंड फिगर कैसे यूज करने हैं। ठीक, अब देखिए एक है मार्केट में बहुत मटेरियल आता है, मान लीजिए आज एक क्लास का आ गया, कल कोई दूसरे ट्यूशन का आ गया, मार्केट्स फ्लडेड विथ नोट्स है। तो ये एक माया है नोट्स, मतलब आप अगर ल्यूड हो गए, नए नए मार्केट को ल्यूड होते अट्रैक्ट करता है मार्केट, तो न्यू मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, तो आप बेसिक रिवीजन नहीं कर पाएंगे। मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम रिवीजन, ये आपका फंडा होना चाहिए। मैंने भी ऑप्शनल या जीएस के बारे में यही किया है। मान लीजिए प्रीलिम की केस अलग है। प्रीलिम में क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव से आंसर देना है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है कि आप मैक्सिमम रिसोर्सेस रेफर करें रिवीजन के लिए, क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्टिव दिखेगा आपको, आंसर में दिखेगा। आप तो आपको तुरंत ये जाएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। और इसमें आपको खुद आंसर प्रिपेयर करना है, समझे। तो इसीलिए इसमें मिनिमम रिसोर्सेस और मैक्सिमम रिवीजन, ये फंडा हमेशा होना चाहिए, तो ये याद रखिए। अब देखिए मेरी जो नोट्स थी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की, तो 49 पेजेस की नोट्स थी, सिर्फ 49 पेजेस जो आखिरी नोट्स थी। और उसमें दो पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों पेपर मिला के ये थी। मेरी जेनेटिक्स की नोट्स कितनी थी, 4.5 पन्ने की जेनेटिक्स की नोट्स थी, जेनेटिक्स की। तो आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपको किसी के नोट्स पे डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। और मार्केट्स में ज्यादा मटेरियल है, नए नए नोट्स आएंगे, उसकी तरफ मत भागिए। ठीक, तो अब आंसर अब कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आंसर स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए और सिंक्रोनस आंसर होना चाहिए। अब देखिए आंसर, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्ट्स, क्वेश्चन पार्ट्स में पूछा जाएगा व्हाट इज हेटेरोसिस एंड क्लासिफाई हेटेरोसिस। ठीक, क्लासिफाई हेटेरोसिस। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से उसका वेटेज रहता है। ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। अब क्वेश्चन के सभी एड्रेस करने हैं और सफिशिएंट लेंथ में एड्रेस करने हैं जितने मार्क से पूछा है। अब व्हाट इज हेटेरोसिस, मान लीजिए क्वेश्चन 10 मार्क का है। ठीक, व्हाट इज हेटेरोसिस मान लीजिए ये मार्क का होगा 4 मार्क का। ठीक, और क्लासिफाई हेटेरोसिस होगा 6 मार्क का। तो ऐसा सिग्रीगेशन होगा। तो आपको एक आइडेंटिफाई विद सब्सिक्वेंट टाइम में मैं बताऊंगा कि आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन का मेन फोकस कौन सा है, सेकेंडरी फोकस कौन सा है, टर्शियरी फोकस कौन सा है, कौन से पे कम वेटेज देना है हमें सबसे ज्यादा। ठीक, और ये देख लिया हमने, सभी पार्ट एड्रेस करने ये भी देख लिया। आंसर गिव फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, मतलब आपका आंसर पढ़ने के बाद एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। अब मान लीजिए मार्क्स कैसे मिलते हैं, कोई भी चेक करता है तो मार्क्स मेंटल सेटिस्फेक्शन एट द एंड ऑफ द आंसर ही, जो फीलिंग रहेगी सामने वाले की वही उसी हिसाब से मार्क मिलेंगे। तो इसमें आपका कंप्लीटनेस होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स देखते हैं आप, वो क्या करते हैं, वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए सचिन है, विराट कोहली है, आप जब भी उनके मैच के पहले वीडियो देखते हैं या कोई भी टाइम देखते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा नेट प्रैक्टिस करते हैं। हमारी नेट प्रैक्टिस क्या है, हमारी नेट प्रैक्टिस है आंसर राइटिंग। आप हफ्ते में 4 से 5 आंसर लिखना ट्राई करिए, मिनिमम 4 से 5 आंसर एटलीस्ट पर वीक लिखिए। ठीक, अगर पॉसिबल हो तो आपका मान लीजिए सिलेबस कवर हो गया है सब, आपके सिलेबस मतलब सब खत्म है, तो डेली भी आंसर लिख सकते हैं, डेली एक आंसर भी लिख सकते हैं आप। ठीक, और आंसर लिखना काफी नहीं है, मान लीजिए आपने आंसर लिखा है, ठीक, और आपने किससे चेक करवाया है मिस्टेक अवॉइड करने के लिए, तो वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने रिपीट मिस्टेक नहीं करनी है, आज आंसर लिखा, ठीक, आपने अगर मान लीजिए किसी दूसरे को इवैल्यूएट करने दिया जिसने एग्जाम भी दी नहीं है, मार्क्स भी नहीं दी, मेरा हाईली रिकमेंड है, मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप इवैल्यूएट करिए जिसको मार्क्स मिले एग्जाम में, उससे इवैल्यूएट करिए।
तो मान लीजिए आपका कोई स्ट्रेंथ हो प्लस पॉइंट हो और सामने वाले को कुछ नॉलेज नहीं है कैसे मार्क्स मिलते हैं यूपीएससी में, वो मान लीजिए ज्यादातर कोचिंग वाले ऐसे ही मिलेंगे कि जिन्होंने ना एग्जाम दिए ना मेंस दिए ना ऑप्शनल में मार्क्स ले आए अच्छे, और तो आपका वो पॉजिटिव मान लीजिए कोई भी आपका इसने अप्रिशिएट नहीं किया, अगर मान लीजिए कोई चीज अप्रिशिएट ना की गई तब भी वो चीज लॉस्ट होगी। मतलब मान लीजिए कुछ आप में अच्छा ही है तो मैंने बता दिया यार तुम्हारे में ये बहुत सॉलिड चीज है तुम्हारे आंसर में, आप उसको रिटेन करेंगे, आगे आगे रिटेन करते रहेंगे, और मान लीजिए मैंने नहीं की तारीफ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके आंसर में यूनिकनेस क्या है, तो वो चीज होती है। और सेकंड चीज आप में जो पॉजिटिव है उसको सामने वाले ने नेगेटिव चीज बता दिया, बोल दिया कि ये नेगेटिव है, मतलब आप आपके आंसर से पॉजिटिव आपके जो है जो अच्छी चीज है वो ओमिट कर देंगे, तो इस ओमिशन का आपको नुकसान होगा। और मान लीजिए कोई किसी को आपके आंसर में कोई निगेटिव पॉइंट है और सामने वाले ने उसको बताया नहीं या उसको पॉजिटिव बता दिया, तो तब भी आप मान लीजिए आपके में पेसिमिस्टिक अप्रोच है आंसर लिखने का, ठीक है, और विजनरी नहीं है कुछ, ग्रामेटिकल इश्यू है या आर्गुमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है, और तो वो बताना चाहिए, वो नेगेटिव चीज नहीं अच्छी बता दिया आपको तो आप वो रिटेन करेंगे। तो आंसर चेक किससे कराना है ये भी याद रखिए, ज्यादा आंसर लिखना जरूरी नहीं है, मान लीजिए हफ्ते में कम आंसर लिखिए पर जिसने अच्छे मार्क्स लिए उससे चेक करिए, ठीक। अब देखिए डिस्कशन, अब डिस्कशन ये कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो यूपीएससी के डिस्क्रिप्टिव पेपर है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव है, आप सिलोज में स्टडी मत करिए, आप अकेले बैठेंगे और स्टडी करते रहेंगे, आप कोई डिस्कस करिए, सिंसियर और नॉलेजेबल फ्रेंड हो उससे डिस्कस करिए, या कोई गुड मेंटर हो जिसने एग्जाम में एक्चुअली मार्क्स अचीव किए। आपको मैं भी गाइडेंस देता रहूंगा और कोई मिल जाए उससे भी गाइडेंस लीजिए, पर राइट पर्सन से गाइड लीजिए, क्योंकि यहाँ सालों बिताते हैं यूपीएससी एग्जाम में, लोग सालों वेस्ट होते हैं। मान लीजिए किसी की एक एडवाइस दो एडवाइस आपके 2 साल बचाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकता है, सेकंड अटेम्प्ट में निकल सकता है, पर रॉन्ग आप अगर गलतियां सुधारेंगे नहीं तो लोगों के सालों चले जाते हैं इस एग्जाम में, वो भी याद रखिए, ठीक। अब अच्छा स्कोर करने के लिए दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी। अब कोई भी कंसेप्ट है ना फाउंडेशन होता है, ठीक, और विदाउट फाउंडेशन आप जस्टिस नहीं दे सकते अपने आंसर को, मतलब जो आंसर पूछा है आपको तो आप जस्टिस नहीं दे सकते। तो और जो मान लीजिए आपका केक है, केक क्या है फाउंडेशन है, और उसमें चीनी डालते हैं वो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन ही सिर्फ आपको मार्क नहीं देगी, जब तक आपका बेस अच्छा नहीं है तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी चाहिए। तो मैंने फोटो रेस्पिरेशन का एग्जांपल दिया, या मान लीजिए थर्मोसेंसिटिव ब्रीडिंग है, थर्मो फोटोसेंसिटिव ब्रीडिंग है, तो ऑफ सीजन फार्मिंग है, ऑफ सीजन फार्मिंग में थर्मो इंसेंसिटिविटी अगर लाए तो ऑफ सीजन में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लीजिए हीट में हम थर्मो इंसेंसिटिव जीन डाले तो हमारा हीट कम ठंड में भी ग्रो हो सकता है, तो इससे हमारा फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है। मतलब ये क्यों हुआ, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी की, आपको ये पता है कि थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटियां होती है, ठीक, तो थर्मो इनसेंसिटिविटी आपका कंसेप्ट क्लियर है थर्मो इनसेंसिटिव ब्रीडिंग में, तो आप यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कहाँ लिंक कर दिए फूड सिक्योरिटी से, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी है आप बैक फोर्थ लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही कंसेप्ट वीडियो लेता रहूंगा, मान लीजिए यूट्यूब पे रहेंगे या फिर कोर्सेस में रहेंगे, पर मैं ये वीडियो लेता रहूंगा, ठीक। और बहुत से लोगों का ये रहता है कि ऑब्जेक्टिव और रिटन एग्जाम का डिफरेंस नहीं जानते। मान लीजिए किसी ने एमएससी के एंट्रांस या आईसीआर के लिए स्टडी किया है, किसी ने जेआरएफ के लिए किया है, और ठीक उसमें लोगों को लगता है यार मैंने बहुत पढ़ा है, पर ये नहीं है। मेरे साथ भी मैंने कितने मतलब आईसीआर जेआरएफ क्लियर कैंडिडेट थे, उनको ऑप्शनल में मार्क्स नहीं मिले
क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक डिफरेंट है और रिटर्न एक डिफरेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपको दिए गए ऑप्शन से चुनना है, रिटर्न में आपको खुद की क्रिएटिविटी लगानी है, आपको हैबिचुअल होना चाहिए। मतलब बाउंसर आया तो मैं कैसे खेलूंगा, मान लीजिए यॉर्कर आया तो कैसा डक करूंगा, तो आपको हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसलिए आप रिटर्न एग्जाम को समझिए, उसका पैटर्न समझिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, ठीक। और इस एक साथ गाइस आज का लेक्चर पूरा हुआ। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैं कोई भी पीडीएफ नोट्स हो, करंट अफेयर हो, जो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में सही जगह सही यूज हो सकता है, या कोई भी अपडेट्स है तो मैं वह डालता रहूंगा, तो आप देखते रहिए। तो गाइज इस एक साथ थैंक यू, और अच्छा स्कोर करिए, और हम जल्दी जल्दी अगला वीडियो लेके आएंगे। इसलिए चलिए देखते रहिए सीरीज, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।